देखिए, ये जो ईवीएम की लड़ाई है, ये बेसिकली आज की तारीख में इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई है। केवल एक मशीन का मसला नहीं है। इस मशीन के माध्यम से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उसको छीना जा रहा है। वाकई हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रही भी है। नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ईवीएम क्या है, इसमें हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट हमारा कहां जा रहा है हमें दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता। पर ईवीएम के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं, न जाते हुए दिखती है, न ये हमें पता कि वो आगे में रजिस्टर हुई है, और रजिस्टर भी हुई है तो मैंने जिसको दी है उसी के खाते में रजिस्टर हुई है या कहीं और गई, कुछ नहीं दी, सब कुछ अंधेरे में है। चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। 18 लाख वोटिंग मशीन गायब है जी, तो इस हिसाब से तो जो भी राजनीतिक दल सत्ता में केंद्र में बैठा है वो कभी हटेगा ही नहीं वहां से। निश्चित रूप से, और शायद इसी के आधार पर बीजेपी कहती है कि हम 50 साल तक राज करेंगे। और कैसे कह देते हैं, एक कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही भी ज्ञानी हो, इवन कोई जो जोशी भी हो, वो भी उसकी भविष्यवाणी भी कैसे सच हो जाती है। मतलब मोदी जी जो कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीत के आएंगे, वो उतनी सीटें जीत के आ रहे हैं। पीछे हम चल रहे हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी हमें, तब चलो तकनीक नहीं होती थी, लेकिन ये सुनने को मिल रहा था कि फलां पार्टी के लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने बोगस वोटिंग करके बैलेट पेपर छाप दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस चीज़ का पता नहीं चलता, तो इस चीज़ को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? अगर बैलेट पेपर भी आते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगी? नहीं, दो चीजें हैं। जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की आप बात बता रहे हैं कि भाई आ जाते थे और छाप देते, कई वीडियो इस तरह की चल रही हैं, सब लोग उसे देख रहे हैं कि वोटर वोट डालने जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति वहां मशीन के पास खड़ा है और वोटर के वोट डालने से पहले वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाल बत्ती जला देता, बटन दबा देता, वो वहां खड़ा हुआ व्यक्ति वो बैलेट यूनिट पे जो है बटन दबा देता है और उसको कहता हाँ पड़ गई। कि बूथ कैप्चरिंग उस समय होती थी, लेकिन आज के समय में इतनी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। अगर बूथ कैप्चरिंग होगी तो कितने में होगी? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000। यहाँ तो पूरा का पूरा इलेक्शन लूट लिया जाता बैठे बैठे और किसी को पता नहीं लगती। और ये भी बूथ लूटने की भी घटना एक भी नहीं हो सकती अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो। जी, आपने ये जो जहाज छेड़ा हुआ है, आप पे भी लेबलिंग हो रही होगी, आपको कौन प्रायोजित कर रहा है? नहीं, हमें कोई प्रायोजित, मैं ये मानता हूं कि मैं एक वोटर हूं और मैं आज से नहीं कर रहा। मैं 2019 30 मई, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी, उस दिन जब मुझे सारी जानकारी हुई, सारे सबूत हाथ में आए कि ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है, मैं उस दिन से संघर्ष कर रहा हूं, अपनी बात मैं कर रहा हूं। और उस दिन के बाद से हमने संघर्ष किया। हमने 5 बार दिल्ली में जंतर मंतर पर 2019 में प्रदर्शन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हमने जो प्रदर्शन अब दिखाया 6 जनवरी को, हमने 2019 में ही 2 बार जंतर मंतर पर दिखाया बाकायदा। तो मेरी भी वोट है ना, मैं किसी हालत में अपनी वोट अब नहीं ऐसे दूंगा कि मुझे यही ना पता हो कि मैंने किस कैंडिडेट और किसको दिए, मेरी वोट कहां। मोटे तौर पर देखें, 90 दिनों का अगर समय लेके चले, हम 3 महीने का समय लेके चले, जनता जनार्दन उस तरह जाकर सड़कों पर आएगी किसानों की तरह? नहीं, मुझे पूरा विश्वास आएगी, बिल्कुल आएगी। और कल मैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो सभी साथी हैं उनकी मीटिंग हो रही है कि 13 तारीख को जो दिल्ली कूच का कहा गया है कि उसमें कौन कौन भाग लें, नहीं लें, क्या करें क्या नहीं, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई भी उतनी मजबूत है। और पंजाब से संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से इस बात का आह्वान हो कि पंजाब में ईवीएम से चुनाव हम 2024 में नहीं होने देंगे। मैं यही रिक्वेस्ट उनसे करके, अगर वीवीपैट मतदाता को पर्ची वो मिलनी लग जाए तो भ्रष्टाचार ईवीएम का खत्म हो सकता है, कम हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने तो आपको बता दिया कि ये 3 मशीन लगा रखी है आपने, और आप वो पर्ची की बात कर, कोई पर्ची मुझे मिल जाए, ठीक है ना, मैं पर्ची जो है उसमें डाल दूं उसमें, तो फिर ये तमाशा काहे को, जब पर्ची ही डालनी है तो सीधे बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा? उससे ऊपर अगर चला जाए, अगर व्यक्ति, चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हो जाए तब ईवीएम ठीक है। अगर चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए तो कहीं भी किसी भी किस्म की धांधली नहीं हो सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम तब सही है, नहीं है सही। दुनिया के जिन देशों ने ईवीएम बनाई वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं। क्यों? वो घर का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के घर का नहीं, ऑफिस का।
प्रधानमंत्री पीएम हाउस का ऑफिस का घेराव करेंगे 25 फरवरी को पूरी ताकत से। और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है सभाओं ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट ਦੇ वकील भानु प्रताप सिंह साथ मौजूद ने, गलबात करते हैं। सो वकील साहब, सवाल यहीं से आगाज यहीं से करेंगे, वाकई ही हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहा है ईवीएम? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ईवीएम क्या है, इसमें हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट हमारा कहाँ जा रहा है हमें दिखाई देता है? कहीं नहीं दिखाई देता। जिस मशीन से, जैसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, उससे गिनती होती है और हमें उसमें बिल्कुल ना हमारी वोट जाते हुए दिखती है। कम से कम मुझे तो दिखनी चाहिए, किसी और को नहीं, मुझे दिखनी चाहिए। ना जाते हुए दिखती है, ना ये हमें पता कि वो वाकई में रजिस्टर हुई है, और रजिस्टर भी हुई है तो मैंने जिसको दी है उसी के खाते में रजिस्टर हुई है या कहीं और गई, कुछ नहीं दी। सब कुछ अंधेरे में है और चुनाव अंधेरे में नहीं होना चाहिए। चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, जो पारदर्शिता है ही नहीं बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो परफॉर्मिंग लाइक ए पपेट, हम उसे कह सकते हैं, कठपुतली की तरह नाच रहा है। 18 लाख वोटिंग मशीन गायब हैं, तो इस हिसाब से तो जो भी राजनीतिक दल सत्ता में केंद्र में बैठा है वो कभी हटेगा ही नहीं वहां से। निश्चित रूप से, और शायद इसी के आधार पर बीजेपी कहती है कि हम 50 साल तक राज करेंगे। और कैसे कह देते हैं? एक कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, इवन कोई जो जोशी भी हो, वो भी, उसकी भविष्यवाणी भी कैसे सच हो जाती है? मतलब मोदी जी जो कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीत के आएंगे, वो उतनी सीटें जीत के आ रहे हैं। मोदी जी, मतलब ये जो स्थिति है, कोई भी इतना श्योर कभी नहीं हो सकता जितना ये हो रखे हैं। उसका केवल ये कारण है, पीछे हम चल रहे हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब चलो तकनीक नहीं होती थी, लेकिन ये सुनने को मिल रहा था कि फलां पार्टी के लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बोगस वोटिंग करके बैलेट पेपर छाप दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस चीज़ का पता नहीं चलता, तो इस चीज़ को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? अगर बैलेट पेपर भी आते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगी? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की आप बात बता रहे हैं कि भाई आ जाते थे और छाप देते, अगर आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के साथ ही आपने जरूर देखा होगा, कई वीडियो इस तरह की चल रही हैं, सब लोग उसे देख रहे हैं कि वोटर वोट डालने जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति वहां मशीन के पास खड़ा है और वोटर के वोट डालने से पहले वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाल बत्ती जला देता, बटन दबा देता, वो वहां खड़ा हुआ व्यक्ति वो बैलेट यूनिट पे जो है बटन दबा देता है और उसको कहता हाँ पड़ गई वोट। ये वीडियो आपने कई वीडियो देखे, आपको मिल जाएंगे। एक तो ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं कि बूथ कैप्चरिंग उस समय थी, अभी भी है। ये बात सच है कि बूथ कैप्चरिंग उस समय होती थी, लेकिन आज के समय में इतनी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। टेक्निक आ चुकी है। नहीं, टेक्निक की बात नहीं है, लोग इतना अवेयर हो चुके हैं, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं और लोग संघर्ष करने पर आमादा हैं। ऐसी के हाँ, फिर भी अगर बूथ कैप्चरिंग होगी तो कितने में होगी? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000। यहां तो पूरा का पूरा इलेक्शन लूट लिया जाता बैठे बैठे और किसी को पता नहीं लगती। खतरनाक कौन है? वो जो पूरा इलेक्शन लूटा जा रहा है, ये वो 2, 4, 10, 20, 50 या 1000 बूथ लूट रहे हैं। इस चीज को हमें सोचना है। और ये भी बूथ लूटने की भी घटना एक भी नहीं हो सकती अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। इस देश में टीएन शेषन साहब इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं और टीएन शेषन साहब से पहले इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं जानता था। उनके आने के बाद जिस ईमानदारी से, जिस सख्ती से उन्होंने इलेक्शन कराया, वो भी तो सरकार द्वारा चुने गए थे। उनको तो ऐसा नहीं था कि किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने चुना था, सरकार ने ही चुना था। लेकिन जिसका ईमान जगा है, जो बेईमान नहीं है, वो जब एक सही पद पर आता है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। टीएन शेषन साहब ने समझी और उसके बाद समझ के इलेक्शन कमीशन को जो काम करना था वो उन्होंने किया। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इलेक्शन कमीशन साहब ने, टीएन शेषन साहब ने, जितने भी सेंसिटिव बूथ थे कि और जितने भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस थे कि जहां लुट सकती हैं, वहां पैरामिलिट्री फोर्स न केवल हर बूथ पे लगाई बल्कि ऊपर एमएमजी, एलएमजी लेकर गार्ड किए और लोकल पुलिस को निकाल के बाहर कर दिया कि पोलिंग स्टेशन में लोकल पुलिस घुस नहीं सकती, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से हुआ। जी, आपने ये जो जहाज छेड़ा हुआ है, आप पे भी लेबलिंग हो रही होगी, आपको कौन प्रायोजित कर रहा है? नहीं, हमें कोई प्रायोजित नहीं। आप सब लोग पता करें, आप हैं मीडिया के साथी हैं, देखो कौन प्रायोजित कर रहा है। मैं ये मानता हूं
कि मैं एक वोटर हूं और मैं आज से नहीं कर रहा। मैं 2019 30 मई, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी, उस दिन जब मुझे सारी जानकारी हुई, सारे सबूत हाथ में आए कि ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है, मैं उस दिन से संघर्ष कर रहा हूं, अपनी बात मैं कर रहा हूं। और उस दिन के बाद से हमने संघर्ष किया। हमने 5 बार दिल्ली में जंतर मंतर पर 2019 में प्रदर्शन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हमने जो प्रदर्शन अब दिखाया 6 जनवरी को, हमने 2019 में ही 2 बार जंतर मंतर पर दिखाया, बाकायदा उनको दिखाया। और मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है एक जागरूक नागरिक के नाते, और बाकी सबको भी छोड़ दें तो मेरी भी वोट है ना, मैं किसी हालत में अपनी वोट अब नहीं ऐसे दूंगा कि मुझे यही ना पता हो कि मैंने किस कैंडिडेट और किसको दिया, मेरी वोट कहां गई है। मोटे तौर पर देखें 90 दिनों का अगर समय लेके चले, हम 3 महीने का समय लेके चले, जनता जनार्दन उस तरह जाकर सड़कों पर आएगी किसानों की तरह? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आएगी, बिल्कुल आएगी। और कल मैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो सभी साथी हैं उनकी मीटिंग हो रही है कि 13 तारीख को जो दिल्ली कूच का कहा गया है कि उसमें कौन कौन भाग लें, नहीं लें, क्या करें क्या नहीं, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई भी उतनी मजबूत है। और पंजाब से संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से इस बात का आह्वान हो कि पंजाब में ईवीएम से चुनाव हम 2024 में नहीं होने देंगे। मैं यही रिक्वेस्ट उनसे करके, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। अगर वीवीपैट मतदाता को पर्ची वो मिलनी लग जाए तो भ्रष्टाचार ईवीएम का खत्म हो सकता है, कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने तो आपको बता दिया। मैं तो बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात बताइए, मैं इसको 2 तरह से देखता हूं कि ये 3 मशीन लगा रखी है आपने, और आप वो पर्ची की बात करें, कोई पर्ची मुझे मिल जाए, ठीक है ना, अब मैं पर्ची जो है उसमें डाल दूं उसमें, तो फिर ये तमाशा काहे को, जब पर्ची ही डालनी है तो सीधे बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते भाई? जब ये सब मतलब इतना सब कुछ घूम घाम के और फिर भी पर्ची डालनी है तो सीधे ही पर्ची डालो, ने अड़ंगा काहे के लिए लगा रखा? अच्छा, उससे ऊपर अगर चला जाए, अगर व्यक्ति चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हो जाएं तब ईवीएम ठीक है? अगर चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए तो कहीं भी किसी भी किस्म की धांधली नहीं हो सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम तब सही है, नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? कि हम में से कोई नहीं जानता कि वो तकनीक क्या है और वो कैसे काम करती है। और चुनाव का मतलब यह है कि चुनावी प्रक्रिया इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि हर किसी को यह पता हो कि वो जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट देना चाह रहा है, उसी को दी है, उसी को गई है और उसी के खाते में गिनी जाएगी। और ये बैलेट पेपर के अलावा हो नहीं सकता। 25 फरवरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, दुनिया के जिन देशों ने ईवीएम बनाई वो ईवीएम को छोड़ चुके। क्यों? जिस पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले ईवीएम के विरुद्ध इतना जबरदस्त हंगामा किया, उनके जो बहुत बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने विरोध किया, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध किया। और उन्हीं के एक एमपी जीवीएल नरसिम्हा 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और जिसमें स्पष्ट बताया दुनिया भर के उदाहरण देके कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। वो पार्टी ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के घर का नहीं, ऑफिस का। प्रधानमंत्री पीएम हाउस का ऑफिस का घेराव करेंगे 25 फरवरी को पूरी ताकत से। और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है, सब आओ। बिल्कुल ठीक है। सो भानु प्रताप ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਲਲਕਾਰ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।